नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग स्टोरी को सुन तो लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो। इसी वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की स्टोरी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करें। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम मनोहर है। मनोहर पेशे से एक बस ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी बस ड्राइवर मनोहर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो मेरे साथ घटी एक ऐसी घटना की कहानी है जिस घटना की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उस तरह की घटना कभी मेरे साथ भी हो सकती है। दरअसल मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैंने भी मेरे बचपन में मेरे दादा दादी या फिर नाना नानी से बहुत बार भूत प्रेत, चुड़ैल डायन, जिन्न पिशाच, इन सब चीजों की कहानियां सुनी थी। लेकिन जब कभी मैं बचपन में उन लोगों से इन डरावनी चीजों की कहानियां सुनता था तो उस वक्त मैंने कभी भी अपने जहन में एक पल के लिए भी ये बात नहीं सोची थी कि वैसा ही कुछ कभी आगे चलकर मेरे साथ भी हो सकता है। इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पर एक बात और बता दूं कि हमारा जो गांव है उस गांव में कुछ जरूरत से ज्यादा ही काला जादू या फिर तंत्र मंत्र की चीजें होती हैं। इस वजह से बड़ा होने के बाद भी मुझे ये पता था कि बहुत से लोग दूसरे लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें ना ही तो कोई तंत्र मंत्र था और ना ही कोई काला जादू था, बल्कि जो कुछ भी हुआ था वो इन सब चीजों से कोसों दूर था। दरअसल एक बार की बात है जब मुझे बस चलाते हुए लगभग 14 से 15 साल का समय हो चुका था, तो उस वक्त हमारे ही गांव के बगल में किसी लड़की की शादी थी। अब जाहिर सी बात है कि लड़की की शादी थी तो उसके घर वालों के द्वारा हर रस्म के लिए सभी चीजों की व्यवस्था भी की गई थी और इसी चीज के चलते उन लोगों ने मेरी जो बस थी उस बस को भी बुक किया था, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा रिवाज था कि जब भी किसी लड़के की या फिर लड़की की शादी होती थी तो शादी से पहले उस लड़के या लड़की के घर वाले एक रात के लिए अपने कुल देवता के यहाँ जागरण का प्रोग्राम करके आते थे ताकि उनका शादी का जो भी सिस्टम है वो अच्छी तरीके से निपट जाए। तो इसीलिए उस लड़की के फादर ने मेरी बस को लगभग 10 दिन पहले ही बुक कर दिया था और मुझसे कहा था कि मुझे उन लोगों को शाम के लगभग 4 बजे के आसपास में उनके घर से लेकर निकलना है। साथ ही उनके जो कुल देवता का मंदिर था वो उनके घर से लगभग 4 घंटे की दूरी पर था। यानी कि उस दिन जब उन लोगों को लेकर मैं शाम के 4 बजे उनके घर से निकला था तो वहां पहुंचते पहुंचते मुझे रात के लगभग 8:30 बजे का टाइम हो ही गया था, क्योंकि रास्ते में बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलने की वजह से कुछ वक्त और लग गया था। और फिर उन लोगों को वहां पर उतारने के बाद जब तक मैं वापस रवाना हुआ था तो मुझे वहां से रवाना होने में ही 1 घंटे का टाइम और लग जाता है। यानी कि कुल मिलाकर मैं रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास में वहां से रवाना हुआ था। अब जब मैं वहां से रवाना हुआ तो रवाना होने के लगभग आधे घंटे बाद ही मुझे हल्का फुल्का भूख का एहसास होने लगता है। हालांकि घर से निकलने से पहले मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि मैं खाने का टिफिन साथ ले जाऊं, लेकिन उस वक्त तो मैंने उससे ये कह दिया था कि 11 बजे तक की ही तो बात है, मैं घर पर वापस आकर ही खा लूंगा। लेकिन अब तो 10 बजते ही मुझे काफी तेज भूख लगने लगी थी। इसी वजह से उस वक्त उस रास्ते से निकलते टाइम मैं मेरे मन ही मन में बस चलाते हुए यही सोच रहा था कि आगे जाकर मुझे कोई ढाबा या फिर कोई रेस्टोरेंट दिखाई देगा तो मैं वहां पर रुककर कुछ खा लूंगा। लेकिन जिस वक्त मैं ये बात सोच रहा था और ये बात सोचते सोचते जिस रास्ते से होकर गुजर रहा था
वो रास्ता कुछ जरूरत से ज्यादा ही बेआबान था, क्योंकि जहां पर मैं उन लोगों को छोड़कर आया था वो जगह एक जंगल नुमा इलाके के बगल में एक पहाड़ी के ऊपर थी। यानी कि वो जो उनके कुल देवता का मंदिर था वो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। तो इसीलिए जब मैं उस रास्ते से वापस लौटते वक्त ये सब बातें सोच रहा था तो उस टाइम पर मुझे इस बात का भी अच्छी तरीके से अंदाजा था कि लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक तो मुझे यहाँ पर कोई भी ढाबा या फिर रेस्टोरेंट नहीं मिलने वाला। इसी वजह से अब बस मैं इसी उम्मीद में अपनी बस को चला रहा था कि एक बार कैसे भी करके मुझे कोई ढाबा दिखाई दे जाए। अभी मैं ऐसा सोचते सोचते उस बियाबान जंगल वाले इलाके से गुजर ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे मेरी बस के सामने वाले शीशे के ऊपर कुछ पानी की सी बूंदें गिरती हुई दिखाई देती हैं और धीरे धीरे उन गिरती हुई बूंदों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। जब मैंने वो चीज देखी तो उस चीज को देखकर मुझे लगा कि शायद थोड़ी ही देर में बारिश आने वाली है, क्योंकि रात का वक्त था तो अंधेरा होने के कारण मुझे ठीक तरीके से ये दिखाई भी नहीं दे रहा था कि बादल छाए हुए हैं या फिर ये कोई हल्की फुल्की ही बारिश की बूंदें हैं। लेकिन फिर कुछ ही देर में वो बारिश की बूंदें तो काफी तेजी से आकर गिरने लगती हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी साइड वाली खिड़की के शीशे को भी बंद कर लेता हूं। अब जब बाहर की तरफ काफी तेज बारिश होने लगी थी तो उस बारिश को देखकर तो मुझे यही लग रहा था कि अब तो मुझे शायद घर जाकर ही खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि बीच रास्ते में इतनी तेज बारिश में कहीं पर खाना मिलने की मुझे कोई भी गुंजाइश नहीं लग रही थी। पर तभी उस बियाबान जंगल वाले इलाके को पार करके जैसे ही मैं एक छोटे से शहरनुमा इलाके में पहुंचा तो वहां पहुंचते ही बारिश भी अब बिल्कुल बंद हो गई थी। बस कुछ 2-4 बूंदें ही टपक रही थीं। इसके साथ ही मुझे कुछ ही दूर एक छोटा सा ढाबे के जैसा कुछ दिखाई देता है। हालांकि उस वक्त तक पूरी तरीके से शहर वाला इलाका आया नहीं था, बल्कि जो मेन शहर था वो तो अभी भी वहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन उस वक्त वो जो ढाबा बना हुआ था वो उस सड़क के किनारे ही बना हुआ था जिस सड़क से होकर मैं उस तरफ गुजर रहा था। अब जब मैंने उस ढाबे को वहां पर देखा तो मैं सोचता हूं कि चलो यही रुक कर कुछ खा लेता हूं, क्योंकि उस वक्त दूर से देखने पर मुझे उस ढाबे के ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा भीड़ भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि ग्राहक भी कम है तो मुझे जल्द ही कुछ खाने को मिल जाएगा। यही बात सोचकर मैं अपनी बस की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर देता हूं और जैसे जैसे मैं उस ढाबे के करीब जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त उस ढाबे वाले ने अपने उस ढाबे को काफी अच्छी तरीके से सजा रखा था। बाहर की तरफ काफी सारी लाइटिंग लगी हुई थी और इसके साथ ही उस ढाबे के जस्ट सामने सड़क के बगल में उसने कुर्सी टेबल भी अच्छी तरीके से डाल रखी थी, जहां पर मुझे 4 से 5 लोग खाना खाते हुए भी दिखाई दे रहे थे। अब उन लोगों को देखकर मैं भी अपनी बस को ले जाकर वहीं उस ढाबे के बगल में ही रोक देता हूं और फिर उसके बाद अपना गमछा उठाकर केबिन के फाटक को खोलकर नीचे उतर जाता हूं। लेकिन अब जैसे ही मैं उस बस से नीचे उतरा तो बस के केबिन से नीचे उतरते ही मुझे वहां पर एक अजीब सी गंध महसूस होती है और वो गंध इतनी भयानक थी कि वहां पर एक पल के लिए तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जैसे ही मैंने उस गंध को महसूस किया तो मैं सोचता हूं कि भला इतनी बुरी दुर्गंध के बीच ये लोग यहाँ पर इतने आराम से बैठे बैठे खाना कैसे खा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुझसे तो यहाँ पर सांस भी नहीं ली जा रही। यही बात सोचकर मैं अपने उस गमछे से अपनी नाक को ढकता हूं और फिर काफी तेज कदमों के साथ उस छोटे से ढाबे की तरफ जाने लगता हूं। उस वक्त मैंने अपनी बस को उस ढाबे से लगभग 15 से 20 कदम पहले ही सड़क के बगल में रोक दिया था, तो इसी वजह से मुझे वहां से उस ढाबे तक चलकर ही जाना पड़ा था। पर जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ जो कुर्सी से टेबल लगी हुई थी उनके ऊपर 2 से 3 आदमी बैठे बैठे खाना खा रहे थे और उनके बगल में ही एक औरत और एक लड़की बैठी हुई थी, लेकिन वो तो खाना नहीं खा रही थी। शायद उन्होंने खाने का ऑर्डर दे रखा था और उनका खाना आने ही वाला था। पर जब मैंने उन दोनों को वहां पर देखा तो मुझे उनको देखकर कुछ थोड़ा सा अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उस वक्त वो जो औरत थी उसने कपड़े तो एक गांव वाली औरत के ही पहन रखे थे, लेकिन उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी शादी ब्याह वाले प्रोग्राम में जाकर आई हैं। साथ ही उस वक्त उसने एक लाल गुलाबी रंग की गांव वाली औरतों की ही ड्रेस पहन रखी थी और ठीक उसकी जैसी ही उसके बगल में वो जो लड़की बैठी हुई थी उसने भी बिल्कुल सेम वैसी ही ड्रेस पहन रखी थी। पर जो सबसे ज्यादा ताज्जुब वाली बात थी
वो ये थी कि उस वक्त वो जो औरत थी उसने काफी लंबा घूंघट निकाल रखा था और उसके बगल में वो जो लड़की बैठी हुई थी उसके भी सिर के जो बाल थे वो पूरी तरीके से खुले हुए थे, जिसकी वजह से उसका एक तरफ का आधा चेहरा उन बालों से ही ढका हुआ था, क्योंकि उस लड़की ने अपने सिर के पूरे खुले हुए बालों को अपने चेहरे के एक तरफ कर रखा था। उस चीज को देखकर मैंने सोचा कि शायद ये किसी शादी वगैरह में जाकर आई है, इसी वजह से इस लड़की ने अपने बालों को इस तरीके से खोल रखा है। क्योंकि अमूमन मैं भी शादी वगैरह में जब जाता था तो देखता था कि लड़कियां अक्सर अपने बालों को उसी तरीके से खुला करके रखती थीं। अब वो सब कुछ सोचते हुए मैं उन दोनों को तो नजरअंदाज करता हूं और फिर उस ढाबे के काउंटर पर जाकर ऑर्डर देने की सोचता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस ढाबे के काउंटर पर गया तो मैंने देखा कि उस वक्त उस काउंटर पर कोई बैठा हुआ ही नहीं है। साथ ही जब मैंने वहां पर खड़े खड़े आवाज लगाई तो आवाज लगाने पर भी वहां कोई नहीं आया। लेकिन तभी पीछे से वो जो औरत घूंघट निकालकर बैठी थी वो वहीं बैठी बैठी बोलती है कि कोई नहीं आएगा, यहां कोई भी नहीं आने वाला। अभी उस औरत ने ऐसा बोला ही था कि तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और पता नहीं उसने उस वक्त उसको ऐसा क्या इशारा किया कि वो औरत अचानक से ही बिल्कुल चुप हो गई थी। हालांकि जब उस औरत ने ऐसा कहा तो मैं पीछे की तरफ पलटकर उससे पूछता भी हूं कि कोई क्यों नहीं आएगा, आखिर ढाबे वाला कहां गया। लेकिन अब मेरे ऐसा पूछने पर वो दोनों मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। इसके साथ ही उनके बगल में वो जो 2 से 3 आदमी बैठे बैठे खाना खा रहे थे वो भी अपनी मस्ती में मस्त थे। उनको भी इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मैं वहां पर खड़ा खड़ा इतनी जोर से आवाज लगा रहा हूं, तो कम से कम वो मेरे को ये तो बता दें कि वो ढाबे वाला आखिर है कहां। लेकिन तभी अचानक से ही मुझे उस ढाबे के अंदर से कुलचा चलाने की आवाज आती है, जैसे कि कोई कुछ खाना वगैरह पका रहा हो। अब उस आवाज को सुनकर मैं धीरे धीरे उस ढाबे के अंदर जाता हूं, पर जैसे जैसे मैं उस ढाबे के अंदर जाता जा रहा था वैसे वैसे ही मुझे कुछ थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं जितना ज्यादा उस ढाबे के अंदर जाता जा रहा था वो ढाबा मुझे उतना ही लंबा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मैंने बाहर से आते वक्त उस ढाबे को देखा था तब तो वो मुझे एक छोटी सी दुकान के जितना ही दिखाई दिया था। तो फिर आखिर जब मैं उसके अंदर जाने लगा था तो उसकी लंबाई धीरे धीरे इतनी ज्यादा कैसे हो गई थी ये उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर तभी एक जगह पर जाकर अंदर की तरफ मुझे दिखाई देता है कि वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। लेकिन उस वक्त उस आदमी का जो चेहरा था वो मेरी तरफ नहीं था, बल्कि उस वक्त मेरी तरफ उसकी पीठ थी। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ बोल पाता वो उस तरफ खड़ा खड़ा उस कुलचे को चलाता हुआ मेरी तरफ बिना देखे ही मुझसे कहता है कि कहो क्या खाना चाहते हो। तो उसके ऐसा कहते ही उस वक्त मुझे जो कुछ भी खाना था वो मैं उसे बता देता हूँ। पर मेरे द्वारा बताने के बाद ना ही तो वो आदमी मुझसे ये कहता है कि ठीक है बाहर जाकर बैठो मैं अभी लाता हूँ, और ना ही कुछ और कहता है। जब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं खुद ही बाहर आकर उन कुर्सी टेबल पर बैठ गया था। अभी मुझे वहां पर बैठे हुए मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम हुआ था कि तभी अचानक से ही वो जो आदमी था वो वहां पर एक प्लेट में मैंने जो कुछ भी उसको खाने के लिए बताया था वो लेकर आ जाता है, और फिर उसने मेरे सामने वही उसी टेबल के ऊपर वो सब कुछ रख दिया था जहां पर मैं बैठा हुआ था। लेकिन अब जैसे ही मैंने उस आदमी को इतना जल्दी जो कुछ भी मैंने बताया था वो वहां पर लाते हुए देखा तो मैं काफी ज्यादा अचंभे में पड़ जाता हूं, क्योंकि उस वक्त जिस चीज को खाने का मैंने ऑर्डर दिया था वो चीज उतना जल्दी बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैंने एक चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया था। और जब मैं अंदर गया था तो मुझे वहां पर अगल बगल में कहीं पर भी चिकन बिरयानी के जैसा कुछ भी बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर इसके पास पहले से चिकन बिरयानी बना हुआ था ही नहीं तो फिर ये मेरे लिए इतना जल्दी ये सब कुछ कहां से ले आया। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो आदमी उस टेबल के ऊपर प्लेट रखते हुए मुझसे कहता है कि खा लो साहब, नसीब वालों को ही मेरे इस ढाबे का खाना नसीब होता है। मुझसे ऐसा कहकर वो आदमी वहां पर थोड़ा सा अजीब तरीके से हंसने लगा था और फिर हंसते हंसते ही वापस से अंदर की तरफ चला गया था। हालांकि जब वो मेरे को वो खाना देने के लिए आया था तो उस वक्त उसका जो हुलिया था वो बाकी के नॉर्मल लोगों की तरह का ही था। ना ही तो उसके चेहरे पर मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया था और ना ही उसके बाकी के हाव भाव में कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन अब जैसे ही मेरे सामने उसने वो चिकन बिरयानी की प्लेट लाकर रखी तो मैं सोचता हूँ कि मेरे से पहले तो
ये औरत और ये लड़की यहाँ पर आकर बैठी हुई हैं, तो फिर इस ढाबे वाले ने इन लोगों से पहले ही मुझे जो कुछ खाना था वो कैसे लाकर दे दिया, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं था। इससे पहले भी मैंने कई बार बहुत से ढाबों पर खाना खाया था, तो जब कभी हम लोग किसी ढाबे पर पहुंचते थे और खाने का ऑर्डर देते थे, तो हम लोगों से पहले जो लोग बैठे रहते थे वो ढाबे वाला उनके लिए ही सबसे पहले खाना लेकर आता था और हम लोगों को बाद में लाकर देता था। पर आज जब वहां पर वो चीज उल्टी हुई तो मुझे उस वजह से थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर मुझे भूख इतनी ज्यादा लग रही थी कि मैं उन सब चीजों के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं और सीधा उस चिकन बिरयानी के ऊपर टूट पड़ता हूं। अभी मैं वहां पर बैठा बैठा वो चिकन बिरयानी खा ही रहा था कि तभी अचानक से ही खाते खाते ही उस वक्त जिस चम्मच से मैं खा रहा था, मेरी वो चम्मच मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। पर जैसे ही वो चम्मच मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिरी और मैं उस चम्मच को उठाने के लिए नीचे की तरफ झुका, तो उस चम्मच को नीचे से उठाने के साथ ही जब मेरी नजर मेरी टेबल के ठीक सामने जिस टेबल के ऊपर वो औरत और वो लड़की बैठी हुई थी, उन दोनों के पैरों की तरफ पड़ती है, तो उनके पैरों की तरफ देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस वक्त उस चम्मच को उठाने के साथ साथ जैसे ही मेरी नजरें उस तरफ पड़ी तो मुझे दिखाई दिया कि उस वक्त मेरे ठीक सामने वो जो दोनों औरतें बैठी हुई हैं, उनके पैर नीचे की तरफ से बिल्कुल उल्टे हैं, यानी कि उनकी एड़ियां तो आगे की तरफ थी और उनके पैरों के जो पंजे थे वो बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। अब ये चीज देखते ही मेरे उतना डरने के पीछे की वजह ये थी कि मैंने बचपन से ही अपने दादा दादी से जो कहानियां सुनी थी, उनमें मैंने सुना था कि ये जो चुड़ैलें होती हैं उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इसी वजह से अब जैसे ही मैंने वो चीज देखी तो मैं काफी ज्यादा घबरा गया था। उस वक्त उस घबराहट में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर जो कुछ मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं वो सच है या फिर मेरी ही आंखों का कोई धोखा है। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए 2 से 3 मिनट बाद मैं जानबूझकर उस चम्मच को फिर से नीचे की तरफ गिरा देता हूं, ताकि उस चम्मच को उठाने के बहाने से एक बार फिर से मैं नीचे की तरफ झुककर गौर से ये देख सकूं कि उस वक्त मुझे एक पल के लिए जो चीज दिखाई दी थी वो चीज सच में ही वही है, या फिर मुझे गलती से ऐसा लगा था कि उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। इसी बात को सोचते हुए जब मैंने उस चम्मच को दोबारा से नीचे की तरफ गिराया और उस चम्मच के नीचे गिरते ही जब मैं उसको उठाने का बहाना करते हुए नीचे की तरफ झुका, तो नीचे की तरफ झुकने के बाद इससे पहले कि मैं उन दोनों के पैरों की तरफ देख पाता, मुझे ऊपर की तरफ से किसी की अजीब तरीके से हंसने की आवाज सुनाई देती है। और वो जो हंसने की आवाज थी वो किसी औरत की ही थी, पर वो जो हंसने की आवाज थी वो इतनी ज्यादा वियर्ड थी कि उस आवाज को सुनते ही मैं बुरी तरीके से हिल गया था। अचानक से उस शांत माहौल के बीच जब वो हंसने की आवाज थी तो वो चारों तरफ गूंजने लगी थी, और उस आवाज को सुनकर पता नहीं अचानक से ही मुझे क्या हुआ कि मैं उस चम्मच को उठाए बिना ही वापस ऊपर की तरफ अपना चेहरा करके देखता हूं, तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे ठीक सामने जिस टेबल के ऊपर वो दोनों बैठी हुई थीं, अब उनके सामने उस टेबल पर एक बड़ी सी थाली के अंदर कुछ खाने का रखा हुआ था, जिसको शायद उस ढाबे वाले ने ही लाकर रखा था, क्योंकि जब मैंने अपना चेहरा उठाकर ऊपर की तरफ देखा था तो वो चीज देखने के साथ साथ ही मुझे वो ढाबे वाला फिर से अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अब उनके सामने उस थाली में जो कुछ था वो मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा ही अजीब लग रहा था। साथ ही उस चीज को देखकर मैं इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उस वक्त उस थाली अंदर वो जितना कुछ रखा हुआ था वो दोनों उसको अकेली खा भी लेंगी, या फिर उन्होंने बिना बात के ही उतना कुछ मंगवाया है, क्योंकि उस वक्त उस थाली के अंदर चावल वाली बिरयानी का काफी सारा ढेर लगा हुआ था, और उस ढेर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके अंदर कुछ छुपाया गया है। जब मैंने वो चीज देखी तो मैं थोड़ा सकपका जाता हूँ और वहीं पर बैठा बैठा अचानक से ही बोल पड़ता हूँ कि अरे बहन जी, लगता है आपने गलती से किसी और का ऑर्डर ले लिया है। भला आप दोनों अकेले इतना सब कुछ कैसे खा पाओगी? अब जैसे ही मैंने उन दोनों को ये बात बोली तो उस औरत के बगल में वो जो लड़की बैठी हुई थी वो अचानक से अपनी आंखों को तिरछा करके मेरी तरफ देखती है। पर जिस वक्त वो लड़की मेरी तरफ अचानक से उस तरीके से देखती है तो पहले तो मुझे उसको उस तरीके से देखता हुआ देखकर थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन फिर जब उसने ये बात नोटिस की कि उसको मेरी तरफ घूरता हुआ देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तो फिर अचानक से ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है
और फिर वो उसी तरीके से मुस्कुराते हुए मुझसे कहती हैं कि लगता है तुम ठीक कह रहे हो, हम लोगों ने भूख के चलते कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया है, पर कोई बात नहीं, तुम भी आकर हमारे साथ इस मटन बिरयानी का आनंद उठा सकते हो, हम लोग तुमसे इसके कोई भी पैसे नहीं लेंगे। अब जैसे ही उस लड़की ने मुझसे ये बात कही तो मैं एक बार के लिए तो उनको मन होते हुए भी मना कर देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अरे नहीं नहीं, मेरे पास मेरी प्लेट में पहले से ही बिरयानी रखी हुई है और मैं इतना ही खा सकता हूँ, तो मैं इसको खाकर अभी निकल जाऊंगा। लेकिन अब जैसे ही मैंने उस लड़की को ये बात बोली तो वो लड़की मुझसे कहती है कि यहाँ से पेट भर कर खाए बिना कोई भी नहीं निकल सकता। मुझसे ये बात कहकर वो मेरी तरफ देखते हुए अजीब तरीके से हंसने लगती हैं। अब उसको हंसता हुआ देखकर मैं भी उसकी तरफ थोड़ी सी स्माइल पास कर देता हूँ और उसके बाद कुछ देर के लिए उन दोनों को वहीं पर बैठा बैठा देखने लगता हूँ। अब वो दोनों मेरी आंखों के ठीक सामने वो जो कुछ भी था उसको खाने में लगी हुई थी, लेकिन उस वक्त वो उस चीज को दूसरी साइड से खा रही थी और मैं उनके ठीक सामने बैठा हुआ था। इस वजह से मुझे ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उस बिरयानी के नीचे उस थाली में क्या दबा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वो उस चीज को अपने दांतों से खींच खींच कर और चबा चबा कर खा रही थी, तो उनको उस तरीके से वो चीज खाता हुआ देखकर मेरा भी मन वो सब कुछ खाने को कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि मैंने तो उनको मना कर दिया था, इस वजह से मैं जानबूझकर अब अपनी तरफ से ही वहां जाकर बैठ भी नहीं सकता था। लेकिन पता नहीं शायद मेरे मन की बात उस लड़की ने भांप ली थी या फिर क्या था कि तभी वो मुझसे कह देती हैं कि अरे तुम वहां पर बैठे बैठे क्या देख रहे हो, तुम भी आकर खा लो। तो इस बार उस लड़की के ऐसा कहते ही मैं वो मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसी वजह से मैं वहां से उठता हूं और मेरे ठीक सामने वाली टेबल पर जहां वो दोनों बैठी हुई थी वहां जाकर बैठ जाता हूं। लेकिन अब उस टेबल के एक तरफ मेरे जस्ट सामने तो 2 कुर्सियों पर वो दोनों बैठी हुई थी और उनके ठीक सामने दूसरी तरफ जो कुर्सी ढली हुई थी उसके ऊपर मैं बैठ गया था और वहां पर बैठकर वो जो बड़ी सी थाली थी उसमें से सामने की तरफ से मैंने भी खाना शुरू कर दिया था। अब वहां पर बैठने के बाद मैंने मुश्किल से उस चावल वाली बिरयानी के 5 से 7 निवाले ही लिए होंगे कि तभी फिर से जैसे ही मैं फिर से अपने हाथ से उस थाली में से खाने के लिए निवाला लेता हूं तो अचानक से ही वहां से थोड़ा सा चावल का हिस्सा ढह जाता है और मेरे हाथ में कुछ ऐसा आता है जो आज से पहले कभी भी मैंने किसी भी बिरयानी के अंदर नहीं देखा था। हालांकि उस वक्त वो जो चीज थी वो काफी ज्यादा स्वादिष्ट थी। उस वक्त उस बिरयानी में एक ऐसा स्वाद था कि मैंने मेरी जिंदगी में उससे पहले कभी भी वैसी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई थी। लेकिन तभी जैसे ही वो चीज मेरी आंखों के सामने आई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उस वक्त मैं अपने जिस हाथ की उंगलियों से वो चीज खा रहा था तो अचानक से ही मेरी उन उंगलियों में मुझे कुछ अटकता है। जब वो चीज अटकती है तो पहले तो मैं उस चीज को नजरअंदाज करके उसके थोड़ा साइड से उस बिरयानी को खाने लगता हूं, लेकिन तभी खाते खाते ही मेरी नजर एक बार फिर से उस चीज के ऊपर पड़ती है और इस बार जब मैं उस चीज को देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त उन बिरयानी वाले चावलों के अंदर मुझे एक छोटे बच्चों के हाथ की उंगलियों के जैसा कुछ दिखाई दिया था। हालांकि पहले तो मैंने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि वो जो कुछ भी था उसका रंग भी उन बिरयानी वाले चावलों की तरह का ही हो रखा था। लेकिन जब मैंने गौर से उस चीज की तरफ देखा और फिर जब मुझे ऐसे लगा कि वो तो किसी छोटे बच्चे की हाथ की उंगलियां हैं, तो मैं उसके ऊपर से उन बिरयानी वाले चावलों को थोड़ा साइड में हटाता हूं और जैसे ही मैंने उन चावलों को थोड़ा साइड में हटाया तो उन चावलों को साइड में हटाते ही मुझे दिखाई देता है कि वो तो सच में ही एक छोटे बच्चे का हाथ था और उस हाथ की साइज को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि ये बच्चा मुश्किल से 2 से 2.5 साल का कोई छोटा बच्चा था, जिसको आज एक बकरे की तरह पकाकर ये लोग बिरयानी के रूप में खा रहे हैं। अब जैसे ही मेरी आंखों के सामने वो सच्चाई आई तो मुझे अचानक से ही उल्टी के जैसा मन होने लगता है और मैं वही की वही काफी जोर जोर से उल्टी करने के जैसा करने लगता हूँ। और फिर थोड़ी ही देर में मैंने वहां पर जो कुछ भी खाया था वो सारा का सारा उल्टी के रूप में मेरे मुंह से बाहर निकलकर गिर जाता है। लेकिन उस वक्त वो दोनों औरतें तो वो जो कुछ भी था उसको खाने में इतनी ज्यादा मशगूल हो रखी थी कि उनको इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि मुझे वहां पर उल्टी हो रही है और वो जो कुछ भी उस बिरयानी के अंदर था वो मुझे दिखाई दे गया है। लेकिन अब जैसे ही मुझे उल्टी हुई तो उसके बाद मैं वापस से उस बड़ी सी थाली की तरफ बढ़ता हूं और मुझे वो जो छोटे बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा था
मैं उसको पकड़कर काफी तेजी से खींच लेता हूं। अब जैसे ही मैं उस हाथ को पकड़कर खींचता हूं तो वो पूरा का पूरा बिरयानी वाले चावलों का जो उसके ऊपर ढेर लगा हुआ था वो ढह जाता है, और उस हाथ के साथ ही वो जो बच्चों की लाश का जो शरीर था वो उन चावलों के बीच से निकलकर बाहर आ जाता है। जैसे ही वो चीज बाहर आती है तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त जिस भी बच्चों की वो लाश थी उस लाश का सिर कटा हुआ था, यानी कि उसकी मुंडी गायब थी। इसके साथ ही उसके पैरों को भी घुटनों के पास से काटा हुआ था, और उसका जो बाकी का बीच का शरीर था उसको भी किसी ने बीच में से 4 से 5 जगह से लंबा लंबा काट रखा था, और उसके बीच में मसाला भरा हुआ था। इसके अलावा उसके सीने के ऊपर भी एक काफी लंबा चौड़ा छेद था। शायद किसी ने उस छेद को करके उसके शरीर से उसका दिल और उसकी कलेजी निकाल ली थी, और उसकी जगह उसमें काफी सारे चावल और बाकी का जो भी मटन का मसाला होता है वो भरा हुआ था। अब अपनी आंखों के सामने वो चीज देखकर मेरी तो हालत खराब हो जाती है, और मेरा शरीर डर के मारे कपकपाने लगता है, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया था कि किसी इंसान के शरीर को कोई दूसरा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। तो इस वक्त मेरी आंखों के सामने ये जो दोनों औरतें बैठी हुई हैं, ये शायद कोई साधारण औरत नहीं है, पर उन दोनों से ज्यादा गुस्सा मुझे उस ढाबे वाले के ऊपर आ रहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी पता नहीं था कि वो ढाबे वाला वहां पर बच्चों को मारकर लोगों को उनकी मटन बिरयानी बनाकर खिलाता है। लेकिन अब वो चीज देखते ही पता नहीं मुझे डर के साथ साथ उतना तेज गुस्सा क्यों आता है, और उस गुस्से के चलते ही मैं उस ढाबे वाले को आवाज लगाते हुए उस ढाबे के अंदर जाने लगता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस ढाबे के थोड़ा अंदर की तरफ गया तो मुझे अंदर से उस आदमी की जगह एक औरत निकल कर आती हुई दिखाई देती है। पर जैसे ही मैं उस औरत को देखता हूं तो उस औरत को देखते ही मेरे हाथ पैर डर के मारे थर थर कांपने लगे थे, क्योंकि उस वक्त वो जो औरत थी वो और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जो अभी उस टेबल पर मेरे सामने उस लड़की के साथ बैठकर वो सब कुछ खा रही थी, और जिसने एक लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। हालांकि जिस वक्त वो उस ढाबे के अंदर से निकलकर मुझे आती हुई दिखाई दी थी उस वक्त भी उसके चेहरे के ऊपर घूंघट ही था, लेकिन अब उस चीज को देखकर ही मैं उतना भयंकर तरीके से डर गया था कि एक औरत एक ही टाइम पर अलग अलग 2 जगहों पर एक साथ कैसे हो सकती है। उस औरत को अपने सामने देखते ही मैं भागता हुआ उस ढाबे के बाहर जाता हूं और उस टेबल के ऊपर देखता हूं जहां पर अभी कुछ सेकंड पहले ही वो दोनों बैठी हुई थी। पर जैसे ही मैंने बाहर जाकर देखा तो वो दोनों तो अब भी वहीं बैठी हुई थी। अब मेरी वो हालत देखकर उस टेबल के ऊपर वो घूंघट निकालकर जो औरत बैठी हुई थी वो उस घूंघट के अंदर ही अजीब सी आवाज करते हुए जोर जोर से हंसने लगी थी। लेकिन उस वक्त तक दूसरी टेबल के ऊपर वो जो 2 से 3 आदमी खाना खा रहे थे वो वहां से पता नहीं कहां चले गए थे, यानी कि वो टेबल अब बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। अब अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ होता हुआ देखकर मुझे समझ में आ गया था कि आज मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूं। अभी वहां पर ये सब कुछ हो ही रहा था कि तभी अचानक से ही पता नहीं क्यों वहां एक अजीब सी सन की आवाज करते हुए बहुत तेज हवा चलने लगती है, और उस हवा के साथ ही पीछे की तरफ से वो जो जंगल नुमा इलाका था उस तरफ से पेड़ पौधों के सूखे हुए पत्ते उड़कर आने लगे थे, और उन पत्तों के साथ साथ मिट्टी का गुब्बार भी आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे अब आंखों को खुला रखने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। लेकिन अब जैसे ही वो हवा का तेज झोंका आना शुरू हुआ तो उस हवा के झोंके के आने के साथ ही वो जो औरत वहां पर घूंघट निकाल कर बैठी हुई थी उस औरत का वो घूंघट उस हवा की वजह से उसके चेहरे के ऊपर से हट जाता है, और जैसे ही उस औरत का वो घूंघट उसके चेहरे के ऊपर से हटा और मुझे उसका वो चेहरा दिखाई दिया तो उसके चेहरे को देखते ही मेरी तो सिटी पट्टी ही गुल हो गई थी। उस औरत के चेहरे को देखते ही मेरा गला पूरी तरीके से बैठ गया था, और मैं चाहकर भी अपने मुंह से कोई भी आवाज नहीं कर पा रहा था। हालांकि उस औरत के चेहरे को देखते ही मैं काफी तेजी से चीखना चाहता था, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं चीख पा रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी आवाज ही बंद हो गई है। काफी जोर लगाने के बावजूद भी मेरे गले से एक हल्की फुल्की सिसकारी मारने के जैसे आवाज ही निकल रही थी। उस आवाज को सुनकर मुझे खुद को ही ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे गले को पूरी तरीके से दबा रखा हो, और उस वक्त जिस तरीके से मैं जोर लगाकर कुछ बोलने की कोशिश करूं, ठीक वैसे ही हालत अब बिना किसी के गला दबाए ही हो गई थी।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने वहां पर उस औरत के चेहरे के ऊपर से वो घूंघट हटते ही ऐसा क्या देख लिया था जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा डर गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उस हवा के झोंके के साथ उस औरत के चेहरे के ऊपर से उसका घूंघट हटा, तो उस घूंघट के हटते ही मुझे दिखाई दिया कि उस औरत की जो दोनों आंखें थीं वो पूरी की पूरी ऊपर की तरफ छड़ी हुई थी। यानी कि उसकी आंखों के बीच का जो हिस्सा था उसमें से नॉर्मल इंसानों की आंखों में जो काला काला कांच होता है वो चीज गायब थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें पूरी तरीके से किसी अंडे की तरह सफेद सफेद चमकती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। पर उस चीज के साथ साथ ही उस औरत का सिर से लेकर गले तक का जो हिस्सा था वो पूरी तरीके से जला हुआ था। यानी कि आग में झुलस जाने के बाद जिस तरीके की किसी इंसान की चमड़ी हो जाती है, उस वक्त उस औरत के गले और चेहरे की चमड़ी भी बिल्कुल वैसे ही हो रखी थी। या फिर यूं कहूं कि उसके चेहरे पर चमड़ी का तो नामो निशान ही नहीं था, बल्कि वहां पर तो सिर्फ लाल लाल चमकता हुआ खून और सफेद मांस के जैसा ही कुछ दिखाई दे रहा था। अब उस तरह के हुलिये में जब मुझे उसकी वो दोनों आंखें भी बिल्कुल सफेद दिखाई दी, तो वो चीज देखकर अगर मेरी जगह वहां पर और कोई भी होता तो उसकी भी वही हालत होती जो मेरी हुई थी। इसके साथ ही अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान तो वो सब कुछ देख लेता तो वो तो वही हार्ट अटैक आने से मारा जाता। लेकिन तभी अचानक से ही वो लड़की भी अपनी गर्दन को मेरी तरफ अजीब सा घुमाकर देखने लगती है, जो उस डरावने हुलिये वाली औरत के बगल में बैठी हुई थी। और जब वो लड़की मेरी तरफ उस तरीके से देखने लगती है तो देखते ही देखते उस लड़की का जो चेहरा था उसकी भी वही हालत हो जाती है जो उस औरत के चेहरे की थी। यानी कि उसका चेहरा भी धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अजीब तरीके से बदलता हुआ ठीक वैसा ही आग में झलकर झुलसा हुआ सा दिखाई देने लगा था जैसा उस औरत का दिखाई दे रहा था। अब उन दोनों को अपने सामने उतने भयानक हुलिये में देखकर मुझे समझ में आ गया था कि अभी कुछ देर पहले जब मेरी चम्मच नीचे गिरी थी और उसको उठाने के लिए जब मैं नीचे झुका था तो उस दौरान मुझे जो कुछ भी दिखाई दिया था वो कोई मेरे मन का वहम नहीं था, बल्कि वो हकीकत थी। और उन सब चीजों के साथ साथ ही वहां पर वो जो छोटे बच्चों की कटी हुई लाश पड़ी थी जिसको वो दोनों उस चावल बिरयानी के साथ खा रही थी, तो उस चीज को देखकर तो मुझे ये पक्का यकीन हो गया था कि ये कोई जिंदा इंसान नहीं है। अब वो सारी चीजें समझ में आते ही मैं वहां से खुद की जान बचाकर भागना चाहता था, क्योंकि उस वक्त उस बच्चे की लाश की जो हालत थी उसको देखकर मैं मेरे मन में यही सोच रहा था कि अगर आज मैं यहां पर इन दोनों के हाथों मारा गया तो आने वाले टाइम में मेरी लाश भी इसी तरीके से मसाले से और चावलों से भरी हुई इन दोनों के सामने इस टेबल पर पड़ी होगी और ये दोनों मेरे शरीर के अलग अलग हिस्से को नोच नोच कर खाती हुई फिर से मेरे जैसे ही किसी मासूम इंसान को अपना शिकार बनाएंगी। लेकिन अब उन सब चीजों की तो सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी, पर वो जो ढाबे वाला था मुझे उसकी कहानी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो किसी 2 से 2.5 साल के मासूम बच्चे को उस तरीके से काट कर उनको खाने के लिए कैसे दे सकता है, क्योंकि 2 से 2.5 साल का बच्चा तो इतना ज्यादा मासूम होता है कि उसको तो कोई जानबूझकर चोट भी नहीं पहुंचा सकता। पर तभी अचानक से ही अंदर की तरफ से वो आदमी निकल कर आता है जो वहां पर मुझे और उन दोनों को खाना परोस रहा था। पर अब जैसे ही मैं उस आदमी की तरफ देखता हूं तो उसके हुलिये को देखकर तो मैं डर के मार 2-3 कदम पीछे ही हो गया था, क्योंकि उस वक्त उसका जो चेहरा था वो इतना भयानक हो रखा था कि उन चुड़ैलों का चेहरा तो उसके सामने कुछ भी डरावना नहीं था। दरअसल जैसे ही वो उस ढाबे से निकलकर बाहर आया तो मुझे दिखाई दिया कि उस वक्त उस आदमी के जो होंठ थे वो किसी सुअर की तरह काफी नीचे की तरफ लटके हुए थे। इसके साथ ही उसके होंठों से एक अजीब सी काले काले खून की जैसी लार टपक टपक कर नीचे की तरफ गिर रही थी और उसकी एक आंख पूरी तरीके से गायब थी। साथ ही जो दूसरी आंख बची हुई थी वो भी उस औरत की तरह ही पूरी तरीके से सफेद थी। उन सब चीजों की वजह से उस आदमी का जो हुलिया था वो उस औरत से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उस वक्त वहां पर जब ये सब चीजें हो रही थी और पीछे की तरफ से उस जंगल नुमा इलाके की साइड से वो जो काफी तेज हवा के साथ उड़ते हुए सूखे पत्ते और मिट्टी आ रही थी, वो सारी चीजें उस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। पर तभी कुछ टाइम पहले जो बारिश रुक गई थी वो बारिश अब फिर से आना स्टार्ट हो जाती है
और जैसे ही वो बारिश आना स्टार्ट हुई तो उस बारिश के साथ ही अचानक से वहां पर एक बहुत तेज बिजली कड़कती है। जब वो बिजली कड़की तो उस बिजली को कड़कता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि उस वक्त आसमान में उतना तो मौसम खराब नहीं हो रखा था कि वहां पर उस तरीके से बिजली कड़के, लेकिन उस बिजली के कड़कने के साथ ही मेरे शरीर में थोड़ी सी हलचल होती है और मुझे ये समझ में आता है कि अब अगर मैं कुछ देर तक यहीं पर इसी तरीके से खड़ा रहा तो आज इन लोगों के हाथों पक्का मारा जाऊंगा। यही बात सोचकर मैं वहां से इतना तेज अपनी बस की तरफ दौड़ता हूं कि शायद उससे पहले मैं कभी भी उतना तेज अपनी जिंदगी में नहीं दौड़ा था। लेकिन जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटकर अपनी बस की ओर भागने लगा तो मुझे दौड़ते वक्त पीछे से उस औरत की इतनी तेज चीखने की आवाज सुनाई दी थी कि जैसे उसके हाथ से उसकी कोई बहुत मनपसंदीदा चीज निकल गई हो। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बस के केबिन में जाकर बैठ पाता, उस बस की तरफ दौड़ते हुए जब मैं उसके थोड़ा करीब गया तो उसके थोड़ा करीब जाते ही मेरे पैर अचानक से ही दौड़ना बंद कर देते हैं और मैं एक झटके के साथ ही जिस तरीके से किसी गाड़ी को ब्रेक लगते हैं उस तरीके से वहीं की वहीं रुक जाता हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे अपनी बस के केबिन में कुछ ऐसा दिखाई दिया था जिसको देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी और मुझे समझ में आ गया था कि आज मेरा यहीं पर मरना तय है। दरअसल जैसे ही मैं दौड़कर अपनी बस की तरफ आने लगा तो इससे पहले कि मैं उस बस के फाटक को खोलकर उसके अंदर बैठ पाता, मुझे उस बस के सामने वाले शीशे से दिखाई देता है कि मेरी बस के केबिन के अंदर ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ है। पर वो जो कोई भी बैठा हुआ था वो कोई आदमी तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो एक औरत थी। और वो औरत और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जो अभी पीछे की तरफ उस ढाबे पर एक साथ अलग अलग दो जगहों पर खड़ी हुई थी और जिसका हुलिया आग में झुलसा हुआ और डरावना दिखाई दे रहा था। पर अब उस औरत को मेरी बस के केबिन में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ देखकर मैं तो एक तरीके से हिम्मत ही हार गया था कि शायद अब मैं यहां से बचकर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन तभी पता नहीं क्यों अचानक से ही मैं उस सड़क के बगल से मुझे जो एक पगडंडी नुमा रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा था उसकी तरफ भाग जाता हूं। और जब मैं उस तरफ भागकर थोड़ा सा उस जंगल वाले इलाके में अंदर की तरफ जाता हूं तो मुझे एक बार फिर से मेरे पीछे से उस औरत की उसी तरीके से चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो वास्तव में कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। अब एक तरफ तो काफी तेज तेज हवा चल रही थी और ऊपर आसमान से वो उतनी तेज बारिश की बूंदें गिर रही थी। साथ ही बीच बीच में जैसे ही बिजली की गड़गड़ाहट होती थी तो मेरे दौड़ते हुए कदम एक पल के लिए तो लड़खड़ा जाते थे। लेकिन उतने भयानक मौसम में भी मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में उस जंगल के अंदर दौड़ता ही जा रहा था। लेकिन दौड़ते वक्त भी मैं मेरे मन में यही सोच रहा था कि आज मौसम इतना ज्यादा खराब तो नहीं था, तो फिर अचानक से ही ये मौसम इस तरीके से क्यों बदल गया। उस वक्त बारिश की रफ्तार इतनी तेज थी कि दौड़ते वक्त जब मेरे चेहरे के ऊपर वो बारिश की बूंदें गिर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दूर से कोई छोटा पत्थर या कंकर फेंककर मेरे चेहरे के ऊपर मार रहा हो। लेकिन अब भागते भागते धीरे धीरे मेरी सांस फूलने लगी थी और दौड़ते वक्त मैं काफी जोर जोर से सांस ले रहा था। उस वक्त जिस पगडंडी से होकर मैं अंदर की तरफ भागता जा रहा था उस पगडंडी के ऊपर भी काफी सारे उन पेड़ों से झड़कर टूटे हुए सूखे पत्ते पड़े थे, जिसकी वजह से जब मैं वहां पर दौड़ रहा था तो मेरे दौड़ने के कदमों की काफी तेज आवाज आ रही थी और उस आवाज के चलते मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मेरे कदमों की आवाज सुनकर वो लोग मेरे पीछे ना आ जाए। लेकिन फिर मेरी सांस इतनी ज्यादा फूलने लगी थी कि अब मैं और ज्यादा नहीं भाग पाता हूँ और फिर उस पगडंडी से थोड़ा साइड में जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे अपने घुटनों के बल झुककर थोड़ा हांफते हुए जोर जोर से सांस लेने लगता हूँ। साथ ही अभी भी बारिश उतनी ही तेज रफ्तार से गिर रही थी और हवा के बहने का जो स्तर था वो भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना हुआ था कि तभी उसी बीच एक बार फिर से आसमान से काफी तेज बिजली कड़कती है और उस बिजली के कड़कने के साथ ही मुझे दूर कहीं से फिर से उसी तरह की उस औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि उसके हाथों से निकल जाने की वजह से वो मुझे ढूंढते हुए चीख रही हो। उस वक्त तो उस आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे ढूंढते हुए इसी तरफ आ रही है। इसी वजह से जिस पेड़ के नीचे रुककर मैं थोड़ा सांस ले रहा था, मैं वहीं उसी पेड़ के तने के पीछे जाकर छिप जाता हूँ और वहां पर छिपकर जिस पगडंडी से दौड़ता हुआ मैं उस तरफ आया था उसकी तरफ देखने लगता हूँ।
लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त मेरी सांसें काफी तेज तेज चल रही थीं, जिसकी वजह से मुझे ये डर था कि कहीं वो मेरी सांसों की आवाज को भांप कर मेरी तरफ ना आ जाए। क्योंकि मैंने बचपन में जब अपने दादा दादी से इस तरह की भूत प्रेत और चुड़ैलों वाली कहानियां सुनी थी तो मुझे मेरे दादा बताया करते थे कि ये जो चुड़ैलें होती हैं इनकी सूंघने की और सुनने की शक्ति काफी ज्यादा होती है। ये कोसों दूर रहकर भी किसी इंसान के बदन की खुशबू से ही ये पता लगा सकती हैं कि वो इंसान उस वक्त कहाँ है। तो इसी वजह से अब मेरे मन में उन बातों को याद करके इसी बात का डर बैठा जा रहा था कि कहीं वो मेरे को वहां आकर पकड़ ना ले। लेकिन जब मैं उस पेड़ के तने के पीछे छुपकर उस पगडंडी की तरफ देख रहा था तो अचानक से ही मुझे उतनी बारिश की गिरती हुई ठंडी ठंडी बूंदों के बीच अपने सिर पर थोड़ा पीछे की तरफ गर्दन वाली साइड में एक बूंद गिरती हुई महसूस होती है। लेकिन वो बूंद मुझे बाकी की बारिश के पानी की बूंदों से थोड़ा अलग इस वजह से महसूस हुई थी क्योंकि बाकी की जो बारिश के पानी की बूंदें मेरे बदन के ऊपर गिर रही थी वो तो काफी ज्यादा ठंडी थी, लेकिन वो जो एक बूंद गिरी थी वो इतनी ज्यादा गर्म थी कि उस बूंद के मेरे शरीर पर गिरते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उबलता हुआ पानी मेरे ऊपर डाल दिया हो। अब एक पल के लिए तो जब वो हल्की सी गर्मी मुझे मेरी गर्दन पर पीछे की साइड में महसूस हुई तो मुझे लगा कि शायद मेरा ही बदन का पसीना निकल रहा है। लेकिन तभी उसी तरीके से 2-3 बूंदें फिर से मेरी गर्दन पर पीछे की साइड में ठीक उसी जगह पर गिरती हैं जिस जगह पर अभी कुछ टाइम पहले वो सबसे पहली बूंद गिरी थी। अब जब मुझे उस तरीके का फिर से मेरी गर्दन पर कुछ गिरता हुआ महसूस हुआ तो मैं सामने की तरफ देखते देखते ही अपने एक हाथ से पीछे की तरफ जहां पर भी मुझे वो थोड़ा गर्म सा महसूस हो रहा था वहां अपने एक हाथ को रगड़ता हूं और फिर उस हाथ की हथेली को सामने की तरफ करके उसे देखता हूं। लेकिन अब जैसे ही मैं उस हाथ को अपनी आंखों के सामने लाकर उसे देखता हूं तो उस वक्त मेरी हाथ की उस हथेली पर जो कुछ लगा हुआ था उसको देखकर मेरे जो दोनों पैर थे वो डर के मारे वहीं की वहीं कपकपाने लगे थे, क्योंकि उस वक्त मेरी जो हाथ की हथेली थी उसके ऊपर खून के जैसा कुछ लाल लाल लगा हुआ था। जब मैंने उस चीज को देखा तो मैं सामने की तरफ तो देखना बंद करता हूं और कुछ पल के लिए कुछ वक्त जिस पेड़ के तने के सहारे छुपकर मैं सामने की ओर देख रहा था मैं उसके ठीक ऊपर की तरफ देखता हूं। और जैसे ही मैं उस पेड़ के ऊपर की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि जिस पेड़ के नीचे छिपकर मैं सामने की तरफ देख रहा था उसी पेड़ पर मेरे ठीक ऊपर एक लाश लटकी हुई थी और वो जो मेरे ऊपर कुछ गिर रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि उसी लाश के अंदर से उसका टपकता हुआ खून था। अब जब मैंने वो चीज देखी तो मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन जिस वक्त मैंने उस लाश की तरफ देखा और जब मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया तो मैं देखता हूं कि उस लाश की आंखें बिल्कुल किसी जिंदा इंसान की तरह पूरी की पूरी खुली हुई हैं। उन आंखों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जिस किसी की भी वो लाश है वो इंसान अभी भी जिंदा है। साथ ही वो जो लाश थी वो मेरी तरह के ही एक अधेड़ उम्र के इंसान की थी जिसको शायद उसी चुड़ैल ने अपना शिकार बनाया था। लेकिन अगर उसने उस आदमी को मार ही दिया था तो फिर उसने उसकी लाश को उस तरीके से वहां पर क्यों लटका रखा था। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही मेरे पैर से नीचे की तरफ कोई चीज टकराती है और जैसे ही वो चीज टकराती है तो मेरा दूसरी तरफ का जो पैर था वो किसी चीज में भीगने के बाद थोड़ा चिपचिपा सा हो गया था। हालांकि मैं पूरा का पूरा पहले से ही बारिश के पानी की वजह से भीगा हुआ था, लेकिन जैसे ही एक पैर से कुछ टकराने के बाद वो चीज दूसरे पैर के ऊपर गिरी और फिर जब मुझे वो पैर थोड़ा चिपचिपा महसूस हुआ तो उस चीज की वजह से जब मैं नीचे की तरफ गौर से देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त जिस पेड़ के नीचे वो लाश लटकी हुई थी उस लाश के ठीक नीचे एक मिट्टी के मटके के जैसा कुछ रखा हुआ था जिसके अंदर उस लाश का वो जो टपकता हुआ खून था वो इकट्ठा हो रहा था। पर गलती से अंधेरे में मेरे एक पैर की ठोकर उस चीज के लग जाती है और उसमें जितना भी उस लाश का खून निकलकर इकट्ठा हुआ था वो पूरा का पूरा खून मेरे दूसरे पैर के ऊपर गिर जाता है। अब जैसे ही वहां पर वो चीज हुई तो उस चीज के होते ही मैं समझ जाता हूं कि ये सब कुछ शायद उसी चुड़ैल का किया धरा है, क्योंकि चुड़ैलों को ही इंसानों का खून पीना काफी ज्यादा पसंद होता है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने कभी किसी चुड़ैल को किसी इंसान को खून पीते हुए देखा था, बल्कि जैसा कि मैंने कहानी में पहले भी आपको कई बार बताया है कि मैंने बचपन में अपने दादा दादी से जो कहानियां सुनी थी
तो उन कहानियों में वो लोग मुझे बताया करते थे कि किस तरीके से चुड़ैल इंसानों को मारने के बाद उनकी लाशों को कई दिनों तक टांग कर रखती हैं, ताकि उनके शरीर का जो खून है वो टपक टपक कर एक जगह पर इकट्ठा हो सके और उसके बाद वो उसको पी जाती थी। क्योंकि वो जितना ज्यादा इंसानों का खून पीती थी, उन चुड़ैलों की चुड़ैल के रूप में उम्र उतनी ही ज्यादा बढ़ती थी और वो उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाती थी। लेकिन जब मैं उन कहानियों को सुनता था, उस वक्त मुझे ये सब सिर्फ बनावटी लगता था। पर आज जब मैं सच में अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ देख रहा था, तो वो सब चीजें मुझे एक डरावने सपने के जैसी लग रही थी। लेकिन तभी एक बार फिर से मुझे सामने की तरफ से उस चुड़ैल की चीखने की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही इस बार मुझे वो आवाज सुनाई देती है, तो जब मैं उसी पेड़ के तने के पीछे छुपकर देखता हूं, तो मुझे दिखाई देता है कि वो चुड़ैल अब मेरी आंखों के सामने ही थी, पर शायद मैं उसको दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से वो बार बार चीखते हुए इधर से उधर देख रही थी। पर तभी मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त वो वहां पर अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पीछे पीछे वो आदमी भी था जो उस ढाबे पर मुझको खाना परोस रहा था। उस वक्त उस आदमी के हाथ में एक लकड़ी के जैसा कुछ था, लेकिन वो चीज दिखने में दिखाई तो लकड़ी के जैसी दे रही थी, पर वो लकड़ी नहीं थी। क्योंकि जब मैंने बहुत गौर से उस पेड़ के पीछे छिपकर उस आदमी के हाथ में वो जो कुछ भी था उसको देखा, तो गौर से देखने के बाद मुझे समझ में आया कि वो तो किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी थी, जिसको उस वक्त वो आदमी किसी लकड़ी की तरह पकड़ कर चल रहा था। अब उन दोनों को वहां पर देखकर मैं सोचता हूं कि आखिर ये दोनों यहां पर हैं, तो फिर उस औरत के साथ वो जो दूसरी लड़की थी, जो कि वास्तव में इसकी तरह ही एक चुड़ैल थी, वो इस वक्त कहाँ है? अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे पीछे से किसी का हाथ मेरे कंधे पर रखता हुआ महसूस होता है। जब मैं एक पल के लिए उस हाथ को अपने कंधे पर महसूस करता हूं, तो पहले तो मैं सामने की तरफ देखते हुए अपने हाथ से उस हाथ को पकड़कर साइड में कर देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस हाथ को पकड़कर साइड में करता हूं, तो सामने की तरफ देखते देखते ही मुझे ध्यान में आता है कि इस वक्त मैं कहां हूं और कैसे माहौल में हूं। और ऐसे माहौल में किसी का मेरे कंधे पर हाथ रखना मेरे लिए मौत का बुलावा आने के जैसा है। इसके साथ ही उस वक्त मुझे यह भी महसूस हो गया था कि जिस हाथ को पकड़कर मैंने साइड में किया है, वो हाथ किसी साधारण इंसान के जैसा हाथ नहीं था, बल्कि वो तो एक हड्डी नुमा सूखा हुआ हाथ था, जिसकी उंगलियों का जो स्पर्श था वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। और उसको पकड़कर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने किसी जिंदा इंसान का हाथ नहीं, बल्कि किसी मरे हुए जीव का हाथ पकड़ा है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच या समझ पाता, एक बार फिर से मुझे मेरे कंधे पर वो हाथ रखने का एहसास होता है। लेकिन अब दोबारा से उस हाथ को मेरे कंधे पर महसूस करके जैसे ही मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं, तो पीछे की तरफ पलट कर देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मेरे मुंह से एक इतनी भयानक चीख निकलती है कि उस चीख के साथ ही मैं वहीं की वहीं बेहोश हो गया था। लेकिन बेहोश होने से पहले मुझे इतना तो दिखाई दे गया था कि उस वक्त मेरे पीछे और कोई नहीं, बल्कि वही लड़की थी जो उस चुड़ैल के साथ में वहां पर बैठी हुई थी। यानी कि उस चुड़ैल के साथ में वहां पर वो जो दूसरी चुड़ैल थी, जो एक लड़की के रूप में थी, अब उसने मुझे पकड़ लिया था। और उस वक्त वो मेरे ठीक पीछे उस पेड़ के नीचे ही खड़ी हुई थी। लेकिन अब उसको मेरे इतना करीब खड़ा देखकर ही मैं समझ गया था कि अब मेरी मौत मेरे सामने है। लेकिन उस वक्त मेरा डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक भयानक चीख के साथ डर के मारे मैं वहीं की वहीं बेहोश हो जाता हूं। उसके बाद मेरे साथ वहां पर क्या हुआ, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मेरी आंख खुली, तो आंख खुलने के साथ ही मुझे मेरे बदन पर काफी ज्यादा जलन महसूस हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बुरी तरीके से मेरे अंग अंग को नोच डाला है। पर आंख खुलते ही जब मैं चारों तरफ देखता हूं, तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त मैं एक झोपड़पट्टी के अंदर लेटा हुआ था और अगल बगल की दीवारें पूरी तरीके से काफी पुरानी दिखाई दे रही थी। लेकिन आंख खुलने के बाद जब मैंने कुछ बोलना चाहा, तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता हूं। उस वक्त मेरे गले से सिर्फ एक अजीब करहाने की आवाज के अलावा और कुछ भी नहीं निकल रहा था। लेकिन शायद उस वक्त वहां पर मेरे अलावा भी और कोई मौजूद था जिसने मेरी वो करहाने की आवाज सुन ली थी। क्योंकि जैसे ही मैं वहां पर थोड़ा सा बोलने की कोशिश करते हुए करहाता हूं, तो उसके साथ ही मुझे किसी की काफी तेज
चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई देती है और वो कदम मेरी तरफ ही आ रहे थे। अब एक पल के लिए तो जैसे ही मुझे वो कदमों की आवाज सुनाई दी तो मुझे मेरे साथ पीछे जो कुछ भी हुआ था वही सब कुछ याद आता है और मैं सोचता हूं कि शायद उन चुड़ैलों ने ही मुझे यहां पर इस तरीके से पकड़ रखा है जिसकी वजह से मैं डर के मारे अपने शरीर को झटपटाने लगा था। लेकिन मैं चाहकर भी वहां से उठकर भाग नहीं पाता हूं क्योंकि उस वक्त मुझे मेरे शरीर के अंदर इतनी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी कि उठकर भागना तो दूर की बात है, बल्कि मैं तो अपनी गर्दन को उठाकर भी सामने की तरफ नहीं देख पा रहा था। अब अपने आप को इतना बेहाल देखकर मैं कोशिश करना ही बंद कर देता हूं। लेकिन तभी मेरे सामने एक बूढ़ी औरत और 2-4 लोग आते हैं और वो वहां आकर जब मेरे को देखते हैं तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है। इसके साथ ही मैं देखता हूं कि मेरे पूरे बदन पर कुछ हरा हरा लेप के जैसा लगा हुआ था। जब मैंने अपनी इतनी बुरी हालत देखी तो मैं मुंह से तो कुछ बोल नहीं पाता हूं, लेकिन शायद मेरे कपकपाते हुए होंठों से वो लोग समझ गए थे कि मैं उनसे क्या जानना चाह रहा हूं। इसी वजह से वो लोग मुझे बताते हैं कि जब हम जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए गए थे तो हमें तुम एक लाश के रूप में एक पेड़ से रस्सी से बंधे हुए मिले थी। साथ ही उस वक्त तुम्हारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और किसी ने जगह जगह से तुम्हारे शरीर को बुरी तरीके से नोच डाला था, जहां से तुम्हारा खून निकलकर नीचे की तरफ टपक रहा था और उस खून को इकट्ठा करने के लिए किसी ने नीचे की तरफ एक मटके के जैसा कुछ रखा हुआ भी था। शुरू में तो हमने जब तुम्हें देखा था तो हमें लगा था कि शायद तुम मर चुके हो और हमारी आंखों के सामने एक लाश है, पर जैसे ही हम तुम्हारे थोड़ा करीब गए तो हमें तुम्हारी सांसें चलती हुई महसूस हुई। इसी वजह से हम वहां से उठाकर तुमको यहां ले आए और आज तुम 10 दिन बाद होश में आए हो। अब उन लोगों के मुंह से वो बातें सुनकर मैं समझ गया था कि शायद मेरी वो हालत उन चुड़ैलों ने ही की थी। हालांकि उस वक्त तो मैं कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं था, लेकिन जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो ठीक होने के बाद मैंने उनको मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें बता दी थी। जब मैंने उन लोगों को वो सब बातें बताई तो मेरे मुंह से उस ढाबे वाली कहानी को सुनकर वो लोग मुझे बताते हैं कि वो ढाबा तो आज से लगभग 15-20 साल पहले वहां पर चला करता था, लेकिन एक बार उस ढाबे के ऊपर काफी तेज आग लग गई थी, जिस आग में वहां पर खाना खाने वाले कुछ लोग और वो ढाबे वाला जलकर मर गए थे और उसके बाद से ही वो ढाबा बंद पड़ा हुआ है। अब उन लोगों से वो बात सुनकर मैं समझ गया था कि उस दिन मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो क्या था और वो लोग कौन थे। लेकिन जब थोड़ा ठीक होने के बाद उस ढाबे के बगल में मेरी जो बस खड़ी हुई थी, मैं उस बस को लेने गया तो मुझे दिखाई दिया कि बस तो वहां पर बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हुई थी। हालांकि इतने दिनों में उसके ऊपर काफी सारी धूल मिट्टी जम गई थी, पर जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि जिस जगह पर मुझे वो ढाबा दिखाई दिया था अब वहां पर एक पुरानी सी खंडहर नुमा दुकान के जैसा कुछ था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कई सालों से इसी तरीके से खंडहर के रूप में पड़ी हुई हैं। इसके साथ ही उसकी जो दीवारों थी वो भी पूरी तरीके से काली पड़ी हुई थी। उन काली पड़ी हुई दीवारों को देखकर उन लोगों ने मुझे जो आग लगने वाली बात बताई थी उस बात पर भी यकीन हो जाता है। अब उस दिन तो किस्मत से जब उन गांव वालों ने मुझे वहां पर देख लिया तो मेरी जान बच गई थी, वरना शरीर का पूरा खून निकल जाने के बाद शायद मैं भी वहां पर मर जाता और वो लोग मुझे भी उसी बच्चे की लाश की तरह बिरयानी के साथ पकाकर खाते या फिर किसी दूसरे शिकार को शिकार बनाने से पहले खिलाते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले अजित हैं ऑस्ट्रेलिया से, अब्दुल्ला शाह हैं कुवैत से, रौशिफ हैं निर्मलपुर से, अबिद शाह और लाइबा नूर हैं फैसलाबाद से, राजमान नूर हैं महाराष्ट्र से, पंकज हैं यूपी से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, राजुल्ला हैं यूपी से, कुनसांग हैं भूटान से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, शहजाद आलम हैं धनबाद झारखंड से, सुस्मिता यादव हैं आजमगढ़ से, एलिजाबेथ हैं ओडिशा से, नूर अफसाना हैं झारखंड से, सलमान अंसारी और मुस्कान हैं मुंबई से, राजेश मिश्रा हैं शुक्लागंज से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, अमित अर्चाना हैं ओडिशा से, विशाल बघेल हैं भोपाल से, गोलू भगोरिया हैं भोपाल से, सूरज और कविता राजभार हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से,
अंशु कुमार और बबीता कुमारी हैं। फिरोजाबाद से यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं। सिरसा प्रयागराज से अनिल प्रजापति हैं। झालवाड़ से शुभेंदु सिन्हा हैं। असम से सीमा हैं। गुजरात से जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, सविता और अनमोल हैं। जालंधर सिटी पंजाब से बिभा पवन हैं। धनबाद झारखंड से सुशील राय नई दिल्ली से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, मंसूरा हैं यूके से, गगन जाटव हैं मऊ से, शबनम गोपे हैं अलीपुरडोर से, संतोष यादव हैं छत्तीसगढ़ से, धनाजी गायकवाड़ हैं नवी मुंबई से, एमडी सेम हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, शाहरुख मंसूरी हैं सारंगपुर मध्य प्रदेश से, शाहबाज खान हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, अली डिजास्टर हैं लाहौर पाकिस्तान से, हरेंद्र और कोमल हैं छत्तीसगढ़ से, राई स्टार हैं छपरा बिहार से, विशाल बिस्ट हैं नेपाल से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, अर्जुन सोलंकी हैं मध्य प्रदेश से, शुभम, अभी, नीलम और सुरेंद्र हैं प्रयागराज से, युवराज हैं सीजी से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, निसार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, भुवनेश कुमार हैं पनवेल हरियाणा से, पल्लाब हैं असम से, माजिद हैं मालदीव से, ज्योतिष पासवान हैं गुवाहाटी असम से, शाहरण हैं यूपी से, कीर्ति जाला हैं गुजरात से, प्रेम हैं गुजरात से, निरुपमा नायक हैं उड़ीसा से, सागर चंद्राकर हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, अंकुर ढेखा हैं मंगोलिया से, अयाज हैं उत्तर प्रदेश से, विश्वजीत गिरी हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, सतीश कुमार हैं प्रतापगढ़ से, अर्जुन कुमार हैं सोनिया विहार दिल्ली से, डीके बोरो हैं असम से, शेख हजीज हैं तेलंगाना से, अपर्णा कांबले हैं बदलापुर महाराष्ट्र से, टिंकू मोटू हैं पटियाला से, कृपाकरण हैं बेंगलुरु से, नासिर टोआ हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, आकाश सिंह हैं अयोध्या से, करण हैं आजमगढ़ से, बल्लू हैं बिहार से, राजेश कन्हार हैं उड़ीसा से, आकाश पाटिल हैं भोपाल से, कमल कुमार हैं उत्तर प्रदेश से, यश गुप्ता हैं इंदिरा नगर उज्जैन से, रोहित सिंह हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से, ऋतु ईश्वरी, पल्लवी, चांदनी, आदित्य और मंजुलता हैं उड़ीसा से, शब्बू राजपूत हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, देवी हैं यूके से, धर्मेंद्र चौहान हैं होशियारपुर पंजाब से, राजेश कुमार हैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, पार्वती छलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, पिंटू हैं बिहार से, तेजवाली खान और मुस्तफ़ा खान हैं इंग्लैंड, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, ऋतु थापा हैं मीरठ से, अवनीत हैं जालंधर सिटी पंजाब से, मानसी सिंधल हैं लुधियाना पंजाब से, स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, कुलवेंद्र हैं लुधियाना पंजाब से, शरीफ हैं सूरत से और सबसे लास्ट में परशुराम हैं पंजाब से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।